दोस्तों, हाल ही में मैंने एक जबरदस्त सर्वाइवल हॉरर मूवी को देखा है, जिसकी एक्सप्लेनेशन खुद मैंने YouTube पर देखी थी और उसके बाद उस मूवी को देखने का फैसला लिया। फिर मूवी को देखने के बाद मुझे पता चला कि इस फ्रेंचाइजी की टोटल 3 मूवीज अब तक आ चुकी हैं, जिसमें से पहली मूवी में शामिल थे हम सभी के फेवरेट किलियन मर्फी, और सुना है कि इस मूवी के अगले पार्ट में हमें वो फिर से देखने को मिलेंगे। मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो इस मूवी की शुरुआत सन 2002 से होती है, जहां हम देखते हैं कि रेज वायरस अपने चरम पर था, और इस वायरस की खासियत ये थी कि इसमें लोग बाकी ज़ोंबीज की तरह अनप्लान्ड हमला नहीं करते थे, बल्कि ये अपना दिमाग लगाकर स्ट्रैटेजी बनाकर लोगों का शिकार करते थे, यानी इंटेलिजेंट एंड स्किल्ड ज़ोंबीज। खैर, अब हमें कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जो टेलीविजन पर टेलीटबी शो देख रहे थे। दोस्तों, ये टेलीटबी शो वही है जो बचपन में हमारे टीवी पर डीडी मेट्रो चैनल पर देखा करते थे। भाई, अब जो लोग 90s में पैदा हुए हैं वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे। कमिंग बैक टू दिस स्टोरी, इन सभी बच्चों को इस कमरे के अंदर इसीलिए रखा गया था ताकि इन्फेक्टेड ज़ोंबीज से इनको बचाया जा सके और बाहर के माहौल के बारे में इनको कोई भनक ना हो। पर तभी वो बच्चे उस शो को देखते देखते कुछ अजीब सा महसूस करते हैं और उन्हें बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जिससे वो बहुत डर जाते हैं। अब तभी इनमें से हमें एक टीनेज लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम था जेमी क्रिस्टल्स। अब जेमी दरवाजे के पास जाकर अपनी माँ को बुलाने लगता है, क्योंकि वो बाहर थी, जबकि बाहर से वो डरावनी आवाजें आ रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वायरस से इन्फेक्टेड हुए ज़ोंबीज उस कमरे के अंदर आने लगते हैं जहां बच्चे बैठकर शो देख रहे थे, और फिर जैसे ही वो बच्चों पर हमला करने वाले थे, इतने में जेमी उठकर दरवाजे के पीछे छुप जाता है। अब बाकी बच्चे तो मारे जाते हैं, लेकिन जेमी अंदर छुपे होने की वजह से बच जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसे घर के बाहर गेट पर उसकी माँ दिखाई देती है। अब उसकी माँ उसे कहती है कि जेमी, तुम यहाँ से चर्च में अपने पिता के पास भाग जाओ। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो भी ज़ोंबीज वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी थी और अब जिंदा बचने वाली नहीं थी। इसके बाद जेमी भागते हुए चर्च के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर चर्च के अंदर ही उसके पिता बैठे हुए थे। फिर जेमी उनसे पूछता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, कौन है वो लोग। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके पिता यहाँ के पादरी थे, जो उसको बताते हैं कि ये सब कुछ तो एक ना एक दिन होना ही था और ये सब भगवान ही हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसके पिता उसको बचाने के बजाय उससे कहते हैं कि हमें अब कोई नहीं बचा सकता और ये भगवान का श्राप है जो धीरे धीरे इस दुनिया की बुराई को मिटाने के लिए चारों तरफ फैल रहा है, और इसीलिए हमें भी खुद को इसके सामने सेक्रीफाइस करना होगा। इसके बाद वो जेमी को अपना क्रूसीफिक्स देते हैं और कहते हैं कि वो खुद को सेफ रखे। अब अपने पिता की इन सभी अजीब हरकतों को सुनकर जेमी को कुछ ठीक नहीं लगता, जिसके बाद वो वहीं कहीं चर्च के अंदर जाकर छुप जाता है। फिर इतने में सारे ज़ोंबीज चर्च की खिड़कियों को तोड़कर फादर को भी ज़ोंबी वायरस से इन्फेक्टेड कर देते हैं, और इसी बीच जेमी मौका पाकर वहां से भाग जाता है। अब यहाँ से कहानी 28 साल आगे जाती है, यानी 2030 में। यहाँ हम एक छोटे से आइलैंड को देखते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, लेकिन उस पर ह्यूमंस मौजूद थे जो इन्फेक्टेड नहीं थे। तो इसकी एक वजह ये हो सकती है कि सालों से चल रहे ह्यूमंस और ज़ोंबीज के बीच की लड़ाई में ह्यूमंस इस आइलैंड पर अलग से रह रहे होंगे, क्योंकि किसी वजह से ज़ोंबीज यहाँ तक नहीं आ पाए होंगे। फिर हमें पता चलता है कि ये जगह इन लोगों को नेचुरल प्रोटेक्शन देती है। जो रास्ता इस आइलैंड से लेकर मेन लैंड की तरफ जाता था, वहाँ का पानी का लेवल दिन और रात में अलग अलग रहता था, जिस वजह से ज़ोंबीज इस आइलैंड पर नहीं आ पाते थे। इस आइलैंड पर सभी लोग मिलकर रहा करते थे और एक दूसरे की हेल्प करते थे, क्योंकि चारों तरफ समुद्र था। तो ये लोग मछली पकड़कर अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन एक चीज और थी कि वो लोग कभी कभी शिकार करने मेन लैंड पर जाया करते थे और साथ ही जगह जगह चीजों को ढूंढने जाते थे जो उनके काम में आ सके। अब इस आइलैंड के ऊपर हम जेमी और उसके परिवार को देख पाते हैं। हालांकि इस आइलैंड के ऊपर काफी लोग थे, लेकिन हमें ये मूवी जेमी के परिवार के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाने वाली है। तो भाई, इस चीज को आप आगे याद रखना। तो जेमी की वाइफ का नाम था आइला और उसके बेटे का नाम स्पाइक। अब आइला के बारे में बात करें तो वो काफी बीमार थी, लेकिन उसकी बीमारी काफी मिस्टीरियस होती है, यानी किसी को भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं मिला था। वो अचानक चीजों को भूल जाती है। वो फिजिकली कमजोर हो चुकी थी और कभी भी कुछ भी बोलने लगती थी, और इसी वजह से किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसको दिक्कत क्या थी। फिर हम देखते हैं कि अब जेमी अपने बेटे स्पाइक को शिकार के लिए लेकर जाना चाहता था, लेकिन जब ये बात उसकी माँ सुनती है तो वो जेमी पर काफी गुस्सा करती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। स्पाइक अभी महज 12 साल का है, वो शिकार कैसे कर पाएगा, क्योंकि ऐसे में उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन तभी स्पाइक अपनी माँ को शांत करता है
और उनसे झूठ बोलता है कि मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, शिकार पर नहीं। अब इसी बीच सैम नाम का एक आदमी आता है जो इनके परिवार जैसा ही था। वो काफी बूढ़ा होता है और स्पाइक से कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो और जल्द ही अपने शिकार से वापस आओगे। इसके बाद स्पाइक अपने पिता जेमी के साथ शिकार पर निकल रहा था। अब स्पाइक पहली बार मेनलैंड पर शिकार करने के लिए जा रहा होता है, इसलिए सभी लोग उससे काफी खुश होते हैं और उसको चीयर भी कर रहे होते हैं। वो सेलिब्रेट करने के लिए भी तैयारी कर रहे होते हैं और तब हमें पता चलता है कि ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है, बल्कि ये असल में इस आइलैंड का रिचुअल बन चुका था, जहाँ लड़कों के 12 साल होने के बाद उनको शिकार पर जाना ही पड़ता है ताकि वो आने वाले वक्त में अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा पाएं। इस तरह कोई भी जब पहली बार मेनलैंड पर जाया करता था तो उनके लिए सेलिब्रेशन रखा जाता था, और ये सेलिब्रेशन इसलिए नहीं था कि वो वहाँ पर पहली बार जा रहे थे, बल्कि ये सेलिब्रेशन इसलिए रखा जाता था ताकि वो जिंदा वापस लौट कर आएं और जश्न मनाएं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इस आइलैंड से मेनलैंड का एक रास्ता बना हुआ था, और जब समुद्र के पानी का लेवल कम हुआ करता है तभी ये रास्ता दिखाई देता है, और इस दौरान आने जाने के लिए इन लोगों को सिर्फ 4 से 5 घंटे का वक्त मिलता था। यानी आज जेमी और स्पाइक के पास भी इतना ही वक्त होगा जाकर और शिकार करके वापस आने के लिए। अब जब पानी का लेवल ऊपर आता है तो वो रास्ता पूरी तरह से छुप जाया करता था, और यही रीजन था कि कोई भी इन्फेक्टेड अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा था। खैर, अब स्पाइक और जेमी इसी रास्ते को पार करते हुए मेनलैंड तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ज़ोंबी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे ये लोग उस आइलैंड पर रह रहे थे। अब स्पाइक पहली बार मेनलैंड पर आया था, जिस वजह से वो डरा हुआ जरूर था, लेकिन उसके लिए ये एक एडवेंचर जैसा ही था, क्योंकि वहाँ पर रहते रहते बच्चों के दिमाग में ये चीज आ ही जाती थी कि उन्हें एक ना एक दिन इस चीज को फेस करना ही पड़ेगा। फिर स्पाइक और जेमी जंगल के अंदर आते हैं, जहाँ जेमी स्पाइक को एक ज़ॉम्बी दिखाता है जो जमीन पर रेंग रहा होता है। अब जेमी स्पाइक को समझाता है कि ये ज़ॉम्बीज खतरनाक तो होते हैं, लेकिन ये सिर्फ रेंग कर अपना शिकार करते हैं। इनके पास दूसरे ज़ॉम्बीज की तरह स्पीड नहीं होती, ये भाग नहीं सकते, और इसीलिए इनसे उनको डरने की जरूरत नहीं थी। हालांकि इस तरह के ज़ॉम्बीज की स्किन काफी मोटी हुआ करती थी, इसलिए अगर इन्हें मारना है तो सीधा इनके सर पर या गले पर तीर मारना होगा। इस तरह अब जेमी अपने बेटे को पहला मौका देता है इस ज़ॉम्बी का शिकार करने का। फिर जेमी के बताए अनुसार स्पाइक उस ज़ॉम्बी के गले पर तीर मारता है, और इस वजह से पहली बार में ही उस ज़ॉम्बी की मौत हो जाती है। लेकिन वहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज होते हैं, जिन्हें देखकर स्पाइक थोड़ा घबरा जाता है, पर तभी जेमी उन्हें फौरन खत्म कर देता है। इसके बाद वो दोनों और आगे बढ़ते हैं, जहाँ रास्ते में वो ये देखते हैं कि काफी सारे जानवर अचानक एक ही दिशा में भाग रहे होते हैं, जैसे कि वो किसी से डरकर भाग रहे हों। ये सब स्पाइक ने पहली बार देखा था, इसलिए उसको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। फिर चलते चलते स्पाइक और जेमी एक पुराने घर तक पहुंच गए थे, और यहाँ पर वो अपने काम की चीजों को ढूंढने आए थे ताकि वो उन चीजों को अपने साथ आइलैंड पर ले जा सके। लेकिन जब वो घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी खास काम की चीजें नहीं मिलती। पर तभी अचानक उन्हें एक कमरे से कुछ अजीब सी आवाज आती है, और जब वो दोनों उस कमरे में जाकर देखते हैं तो वहाँ उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखता है, या फिर ये कहें कि एक इन्फेक्टेड पर्सन दिखता है जिसे किसी ने उल्टा लटकाया हुआ था। और इस वक्त ये ज़ॉम्बी जिंदा होता है, या कहें कि काइंड ऑफ तड़प रहा होता है। अब जेमी फौरन स्पाइक से कहता है कि इसे मार दो, लेकिन उसको ऐसा देखकर स्पाइक डर जाता है और ये काम नहीं कर पाता। पर जब वो ज़ॉम्बी अचानक उन दोनों की आवाज सुनकर भड़क जाता है तो वो और ज्यादा एग्रेसिव मूवमेंट करने लगता है, जिस वजह से उसकी रस्सी खुल जाती है। हालांकि उसका फेस कवर्ड था, लेकिन फिर भी शायद वो इंसानों को सूंघ सकता था, क्योंकि वो धीरे धीरे स्पाइक की तरफ आगे बढ़ रहा था। इस तरह अब जेमी स्पाइक को इशारा करता है कि तुम्हें इसे अभी मारना होगा, नहीं तो ये हमें मार देगा। पर इतने में वो ज़ॉम्बी अचानक उन दोनों की तरफ बढ़ता है, और तभी स्पाइक उसके सर में तीर चलाकर उसे जान से मार देता है। फिर ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगते हैं। अब जंगल के अंदर इनको कुछ लाशें मिलती हैं, जिन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। इसके बाद जेमी आसपास ध्यान से देखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि ये काम किसी आम इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी का नहीं है, बल्कि ये काम असल में रेज वायरस से इन्फेक्टेड हुए लोगों का है, जो कि कच्चा ही जिंदा जानवर को खा जाते थे। असल में जब किसी में रेज वायरस चला जाता है तो वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, और ऐसे ज़ॉम्बीज न सिर्फ ताकतवर होते हैं बल्कि वो सोच समझ भी सकते हैं और घर परिवार तक रख सकते हैं, जिनके खाने पीने के लिए उनको भी शिकार करना पड़ता है, जिस वजह से वो जिंदा जानवरों का शिकार करते हैं। अब इसीलिए जेमी स्पाइक से कहता है कि उनको तुरंत यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर ये दोनों चलते चलते एक खुले मैदान में पहुँच गए थे,
और उन्हें वो मैदान क्रॉस करना था। लेकिन तभी ये देखते हैं कि उनके सामने से कुछ और ज़ॉम्बीज आ रहे थे जो कि देखने में बहुत ही खतरनाक थे। अब उन्हें देखकर स्पाइक डर जाता है और पूछता है कि ये कैसे ज़ॉम्बीज हैं। तो जेमी उसे बताता है कि ये अल्फा ज़ॉम्बीज हैं। ये चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और इंसानों का पीछा भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये हमसे तेज भी भाग सकते हैं और इसीलिए हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा, क्योंकि ये हमारा पीछा करना नहीं छोड़ेंगे और हमारे करीब आते जाएंगे। इस तरह जब ये दोनों लगातार भागते भागते पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो अल्फा ज़ॉम्बीज अभी भी इनके पीछे पड़े हुए थे। फिर धीरे धीरे काफी सारे इन्फेक्टेड पर्सन्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और जेमी भागते हुए कुछ ज़ॉम्बीज को मार भी देता है, जबकि दूसरी तरफ स्पाइक यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और ये लाजमी भी था क्योंकि उसको इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही उसके अंदर इतनी हिम्मत और ताकत थी। फिर इन दोनों को एक घर दिखाई देता है और ये दोनों ही तुरंत उस घर की तरफ भाग जाते हैं, पर फिर भी कुछ इन्फेक्टेड लोग इनके पीछे वहाँ तक पहुँच जाते हैं, जिसके बाद जेमी वहाँ पर भी काफी सारे इन्फेक्टेड लोगों को मार देता है। अब किसी तरह से वो उस घर के अंदर छुप जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं, जिसके बाद जेमी स्पाइक से कहता है कि आज रात हमको यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बाहर गए तो अल्फा ज़ॉम्बीज हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जबकि हम लोग इतने ताकतवर नहीं हैं कि उनका सामना कर पाएं और ना ही हमारे पास इतने हथियार हैं जिनसे हम उन्हें खत्म कर पाएं। इसलिए अब हमें रात तक का इंतजार करना होगा, जिसके बाद सुबह होते ही सेफ तरीके से हमें वापस आइलैंड का रास्ता ढूंढना होगा। दूसरी ओर आइलैंड पर जितने भी लोग थे वो सभी स्पाइक और जेमी का इंतजार कर रहे थे सेलिब्रेट करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया था, स्पाइक पहली बार घर से बाहर गया था और इसीलिए सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये दोनों अभी तक वापस लौट कर नहीं आए थे, क्योंकि वो अभी भी उसी घर के अंदर छुपे हुए थे। यहाँ पर जेमी को लग रहा था कि अल्फा ज़ॉम्बीज जरूर उनके आसपास होंगे और इसीलिए जेमी स्पाइक को कहता है कि रात यहीं बितानी होगी। तभी स्पाइक दूर एक जगह पर आग जलती हुई देखता है और फिर वो अपने पिता से पूछता है कि ये क्या है। तो उसके पिता कहते हैं कि उसको भी नहीं पता कि ये आग कौन जला रहा है, क्योंकि वो कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं गए, यानी साउथ डायरेक्शन की तरफ। फिर जब रात में ये दोनों सो रहे होते हैं तो बाहर एक जानवर का झुंड उस घर के पास से निकलता है और उनकी वजह से पुरानी बिल्डिंग हिलने लगती है। वो घर असल में काफी पुराना होता है और इसीलिए वो टूटकर गिरने लगा था। फिर स्पाइक और जेमी तुरंत ही बाहर भाग जाते हैं। अब उनके निकलते ही पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। जेमी कहता है कि अब तो वो वहाँ पर भी रुक नहीं सकते और उनको तुरंत घर वापस जाना होगा। पर समस्या ये थी कि अब पानी का लेवल ऊपर आ चुका होगा या फिर आ रहा होगा। फिर जेमी कहता है कि पानी शायद अभी भी घुटनों तक ही होगा और उनको किसी तरह से क्रॉस करना ही पड़ेगा। फिर दोनों भागकर समुद्र तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें वो रास्ता दिखाई देता है। इसके बाद जब वो दोनों सेफली उस रास्ते को क्रॉस कर लेते हैं तो दोनों काफी खुश होते हैं कि फाइनली वो घर लौट जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी तेजी से उनकी तरफ भाग रहा था। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं और तुरंत ही घर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये इन्फेक्टेड पर्सन इनसे ज्यादा तेज था और रास्ते में स्पाइक गिर भी पड़ता है। दोनों के पास अब एक तीर ही बचा हुआ था और वो दोनों ज़ॉम्बी से फाइट भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो काफी थके हुए थे। पर फिर भी किसी तरह दोनों घर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और चिल्ला चिल्लाकर हेल्प मांगने लगते हैं, यानी बॉर्डर लाइन तक ये दोनों आ गए थे। लेकिन तभी दरवाजे पर पहरा देने वाले कुछ लोग ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे वो वहीं पर खत्म हो जाता है और इन दोनों की जान बच जाती है। यहाँ स्पाइक के लिए तो ये सब काफी स्पेशल था, क्योंकि उसने पहली बार घर से बाहर कदम रखा था। उसने पहली ही बार में अल्फा इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज का सामना कर लिया था, इसलिए उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। पार्टी के दौरान स्पाइक ये देखता है कि उसके पिता उसके साथ रहने की बजाय एक लड़की रोजी के साथ कहीं जा रहे थे। वो यहाँ की स्कूल टीचर थी और वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और ये स्पाइक के लिए काफी शॉकिंग था। स्पाइक जब अपने पिता को किसी लड़की के साथ देखता है तो वो काफी दुखी हो जाता है और अपनी माँ के पास जाता है। फिर स्पाइक सैम से मिलता है और कहता है कि मैं सिर्फ ये देखने आया हूँ कि मेरी माँ कैसी है। फिर सैम कहता है कि ये पार्टी तुम्हारे लिए थी, तुम्हें तो अभी पार्टी में होना चाहिए था। अब स्पाइक फिर सैम को बताता है कि मैंने जंगल में एक जगह पर आग जलते देखी थी, पर मुझे नहीं पता कि वो आग किसने लगाई होगी। फिर सैम कहता है कि जरूर ये आग डॉक्टर इयान कैसन नाम के एक आदमी ने लगाई होगी, क्योंकि वो 30 साल पहले उसका दोस्त था। अब सैम इस बात को तो नहीं जानता था कि आखिर डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया, वो अकेले रहना क्यों चाहता था, लेकिन उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो अब तक जिंदा भी होगा। फिर सुबह जब जेमी घर वापस आता है तो वो देखता है कि स्पाइक अपने पिता पर काफी गुस्सा था। वो कहता है कि आप तो दूसरी लड़कियों के साथ ही समय बिताते हो, जबकि मॉम की तो आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं है, इसलिए आप हमको अकेला छोड़ दो, हम खुद देख लेंगे। स्पाइक फिर ये भी बोलता है कि आपने डॉक्टर इयान कैसन के बारे में भी झूठ कहा।
आप उसको जानते थे, हो सकता है कि वो डॉक्टर हमारी माँ को ठीक कर सके। फिर जेमी बोलता है कि वो डॉक्टर है ही नहीं, वो तो एक पागल आदमी है। हमने उसको एक बार देखा था जब वो लाशों को जला रहा था, उनके स्केलेटन्स को इकट्ठा कर रहा था। उसने हमको भी देखा, पर हम डर के मारे वहाँ से भाग गए थे। खैर, अब अगली सुबह स्पाइक एक जगह पर जानबूझकर आग जला देता है और सबको ये बोलता है कि आग बुझानी पड़ेगी, जल्दी चलो। तो जो भी लोग गेट की सिक्योरिटी कर रहे थे वो भी आग बुझाने के लिए वहाँ पर भाग जाते हैं। और तभी स्पाइक चुपके से बिना किसी को बताए अपनी माँ आयला के साथ मैनलैंड की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ वो अपनी माँ को बताता है कि एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर कैसन, वो आपका इलाज कर सकते हैं और इसीलिए मैं आपको उनके पास लेकर जाऊंगा। इस तरह स्पाइक और उसकी माँ एक लंबी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। इसके बाद शाम को स्पाइक और उसकी माँ एक पुराने टूटे हुए चर्च की तरफ जाते हैं। फिर यहाँ पर स्पाइक अपनी माँ से कहता है कि आप आराम करो और मैं रात भर पहरा देता हूँ। लेकिन स्पाइक अभी भी छोटा बच्चा ही था और इसीलिए उसे रात में नींद आ जाती है और वो वहीं पर सो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इस इलाके में कुछ इन्फेक्टेड लोग भी थे जो जमीन पर रेंगते हुए चल रहे थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये लोग भाग नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे कहीं भी पहुंच सकते थे। ऑब्वियसली इनको इंसानों की बू आ गई थी, जिस वजह से ये इन्फेक्टेड लोग इस खंडहर चर्च के पास आ गए थे। तब स्पाइक की माँ अचानक से एक ज़ॉम्बी के ऊपर हमला कर देती है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद वो वापस सब कुछ भूलकर सो जाती है। फिर सुबह जब वो उठकर देखती है तो उसको शॉकिंगली कुछ भी याद नहीं था कि आखिरकार ये जो इन्फेक्टेड हैं उनको किसने मारा, और इसीलिए अब उसे शायद ऐसा लगता है कि शायद ये उसके बेटे ने ही किया होगा। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उसको चीजें याद नहीं रहती थी, ना ही उसे बातें याद रहती थी। अब सीन यहाँ से उसी मैनलैंड के दूसरे इलाके में शिफ्ट होता है, जहाँ कुछ सोल्जर्स इन्फेक्टेड लोगों को मार रहे थे। वो कई सारे इन्फेक्टेड लोगों को तो गोलियां मारकर खत्म कर देते हैं, लेकिन फाइट के दौरान कई सोल्जर्स खुद भी इन्फेक्टेड हो गए थे और खुद भी ज़ॉम्बीज बन गए थे। लेकिन सिर्फ एक सोल्जर जिसका नाम एरिक होता है वो बच जाता है, जो किसी तरह से यहाँ से बचकर भाग गया था। इसके बाद जब स्पाइक और उसकी माँ अपने सफर को जारी रख रहे होते हैं तो स्पाइक की माँ उसी को अपना हस्बैंड भी बुला रही होती है। बीमारी की वजह से उसका दिमाग ठीक से काम भी नहीं कर रहा था। और तभी सरसों के खेतों के अंदर से एक इन्फेक्टेड पर्सन उनकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन स्पाइक आराम से उस ज़ॉम्बी को मार डालता है और फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। लेकिन अचानक से ही तभी वहाँ पर इस आवाज को सुनकर काफी सारे ज़ॉम्बीज और इन्फेक्टेड पर्सन्स आ गए थे, जिस वजह से स्पाइक और उसकी माँ भागकर एक गैस स्टेशन में छुप जाते हैं। लेकिन वहाँ पर चारों तरफ गैस फैली हुई थी और वहाँ पर भी इन्फेक्टेड पर्सन्स आ गए थे और वो उन पर हमला करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर बचा हुआ सोल्जर एरिक आ जाता है और उन पर गोली चला देता है। अब ऑब्वियसली वो एक गैस स्टेशन था, जिसकी वजह से वहाँ एक बड़ा धमाका होता है। सारे इन्फेक्टेड पर्सन्स मारे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर होता है एक मिरेकल, जिसमें स्पाइक और उसकी माँ बच जाते हैं और वो बाहर निकलते हैं। फिर वहाँ सोल्जर उनको बताता है कि वो स्वीडन से आया है और वो लोग यहाँ पर अक्सर आते रहते थे इन्फेक्टेड पर्सन्स को मारने के लिए, पर इस बार उसकी पूरी टीम खत्म हो गई और वो ही बस जिंदा बचा था और उसको अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। ये लोग बातें करते करते आगे बढ़ रहे थे और थोड़ा आगे जाकर ही आराम करते हैं। यहाँ पर सोल्जर एरिक के हाथ में एक फोन होता है, जिसके अंदर एक लड़की की फोटो होती है, जो हो सकता है कि शायद उसकी लव इंटरेस्ट की होगी या फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। अब स्पाइक ने पहली बार एक फोन देखा था और इसीलिए उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये चीज क्या है। ऑब्वियसली ये लोग बाकी दुनिया से कट ऑफ होकर रहा करते थे। इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि स्मार्टफोन्स होता कैसा है, क्योंकि इन लोगों को उस आइसोलेटेड आइलैंड पर रहते हुए 28 साल बीत चुके थे। अब स्पाइक सोल्जर एरिक को बताता है कि उसकी माँ को हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और यहाँ वो उनको एक डॉक्टर इयान कैसन के पास लेकर जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो डॉक्टर से मिलने के बाद वो उसको अपने आइलैंड पर ले जाएगा और वहाँ पर वो सेफ भी रहेगा। इसके बाद अब आगे चलते चलते इनको एक ट्रेन दिखाई देती है। ट्रेन के अंदर से ज़ॉम्बीज आवाज कर रहे थे, इसलिए स्पाइक की माँ ट्रेन के अंदर देखने जाती है। फिर वो देखती है कि शॉकिंगली एक इन्फेक्टेड लेडी वहाँ पर प्रेग्नेंट थी और वो बच्चा डिलीवर करने ही वाली थी। अब ये एक बेहद शॉकिंग और डिस्टर्बिंग डिस्कवरी थी, जो कि स्टोरी में एक नया ट्विस्ट लेकर आती है। फिर स्पाइक की माँ बिना डरे हुए एक इन्फेक्टेड लेडी यानी एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी की हेल्प करती है। वो इन्फेक्टेड लेडी एक छोटे से बच्चे को डिलीवर करती है। शॉकिंगली ये बच्चा बिल्कुल हेल्दी था।
यानी उसके अंदर कोई भी ऐसा निशान नहीं था जिससे ये लगे कि उसके अंदर रेज वायरस है। सो मे बी ये वायरस बच्चों पर असर नहीं करता, या फिर ये हो सकता है कि उस बच्चे के अंदर म्यूटेशन हो गई हो। एंड आई बिलीव कि ये बच्चा नॉर्मल इंसानों से काफी शक्तिशाली होगा, या फिर ये कहा जा सकता है कि इन्फेक्टेड और नॉर्मल ह्यूमंस के बीच का व्यक्ति जिसके डीएनए चेंज हो गए होंगे, जिससे वो काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि उसके अंदर वो सारी खूबियां होंगी जो रेज वायरस के अंदर होती हैं, लेकिन वो उनको शायद इजीली कंट्रोल कर सकता है। अब जब इन्फेक्टेड लेडी उनके ऊपर हमला करने वाली होती है, तभी सोल्जर एरिक उस लेडी को गोली मार देता है। फिर एरिक कहता है कि इस बच्चे को यहीं छोड़ दो, ये खतरनाक हो सकता है। उनको नहीं पता कि ये बच्चा कैसा बिहेव करेगा, लेकिन स्पाइक की माँ यानी आइला बेबी को छोड़ने से इनकार कर देती है। अब तभी होता यह है कि वहाँ पर इसी प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड जो अल्फा ज़ॉम्बी होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वो सोल्जर को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन ही तोड़ देता है। वो लिटरली उसकी गर्दन पकड़कर उसकी रीढ़ की हड्डी समेत उसे उखाड़ देता है। ये देखकर तो स्पाइक और उसकी माँ तुरंत ही वहाँ से भाग निकलते हैं। अब वो ज़ॉम्बी यानी अल्फा ज़ॉम्बी स्पाइक और उसकी माँ के पीछे पड़ गया था। स्पाइक उस ज़ॉम्बी पर बहुत सारे तीर मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसे दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन ये रेज वायरस इतना खतरनाक होता है कि इंसानों को यहाँ पर दर्द महसूस नहीं होता। वो अपनी विल पावर से अपने वायलेंट नेचर के चलते आगे बढ़ सकते हैं। जब ये अल्फा ज़ॉम्बी इन दोनों को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है, तभी एक आदमी वहाँ पर आ जाता है। वो ज़ॉम्बी को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। तब जाकर हमको पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर इयान कैसन है, जो इसी इलाके में रहता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये आती है कि जो डॉक्टर कैसन होते हैं वो यहाँ इस अल्फा ज़ॉम्बी यानी अल्फा इन्फेक्टेड पर्सन को सैमसन बुलाया करते थे। वो कहते हैं कि वो इन अल्फा ज़ॉम्बीज का लीडर भी है। यहाँ पर उसने इसे सैमसन का नाम इसलिए दिया था क्योंकि उसके फ्रेंड का नाम भी सैम था। ये वही सैम है जिसको हमने शुरुआत में स्पाइक से बात करते हुए देखा था, यानी वो अपने दोस्त को आज तक भूला नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि सैमसन यानी अल्फा ज़ॉम्बीज होश में आए उससे पहले उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर वो स्पाइक और उसकी माँ को अपने साथ रहने वाली जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ वो अकेले ही रहा करते थे। तभी यहाँ पर हम उस डरावने नजारे को देखते हैं जिसके बारे में जेमी ने स्पाइक को बताया था कि डॉक्टर एक पागल इंसान है। वो लोगों को जला रहा था, उनकी खोपड़ियों को इकट्ठा कर रहा था। तो डॉक्टर कैसन यहाँ पर वायरस फैलने के बाद जितने भी लोग खत्म हो जाते थे उनको जलाकर उनकी सिर की खोपड़ी से एक टॉवर बनाया करते थे। वो एरिक के सिर की खोपड़ी को भी वहाँ पर अपने साथ लेकर आए थे। स्पाइक उसे बाकी की खोपड़ियों के साथ रख देता है। डॉक्टर कैसन बताते हैं कि यहाँ पर वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो उनको सम्मान दे सके। ये वाकई में एक चीज होती है, बेसिकली सम्मान देना, किसी चीज को याद करना, लोगों को याद करना। डॉक्टर कैसन यहाँ पर इस बात का भी जिक्र करते हैं कि काफी सालों बाद वो किसी इंसान से बात कर रहे हैं जो इन्फेक्टेड ना हुआ हो। अदरवाइज यहाँ पर अकेले ही रहकर वो काफी बोर हो गए थे। बाकी स्पाइक सीधे मुद्दे पर आता है और डॉक्टर कैसन से कहता है कि उसको अपनी माँ का इलाज करवाना है, लेकिन डॉक्टर कैसन कहते हैं कि उसके पास कोई भी प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, कोई भी टूल नहीं है, तो वो चेक कैसे कर सकते हैं। इसके बाद स्पाइक बताता है कि रास्ते में एक ज़ॉम्बी ने बेबी को जन्म दिया था। ये बच्चा मेरी माँ लेकर आई है और बेबी बिल्कुल हेल्दी है। डॉक्टर कैसन कहते हैं कि इस बच्चे को दूध चाहिए होगा, सिर्फ पानी से या किसी और चीज से वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर डॉक्टर कैसन स्पाइक की माँ को चेक करने लगते हैं क्योंकि उनको स्पाइक पर काफी तरस आया था। काफी देर तक चेक करने के बाद वो बताते हैं कि तुम्हारी माँ को एक टर्मिनल इलनेस है, यानी लास्ट स्टेज कैंसर। उनके हिसाब से उनके पास कुछ ही दिन बचे थे और इसीलिए उनकी मेमोरी लॉस भी हो रही थी। वो कहते हैं कि वो इसका इलाज नहीं कर सकते। फिर स्पाइक की माँ उसको कहती है कि उनको पहले से ही अंदाजा था कि उनके साथ ऐसा ही कुछ होगा, यानी उन्हें कैंसर हो सकता है, लेकिन वो हमेशा से यही चाहती थी कि उनके खत्म होने के बाद कोई और उनको ये बात बताए। वो खुद अपने मुंह से कभी ये नहीं कह पाई, इसलिए उसे उसके पिता से भी कोई शिकायत नहीं थी। तब जाकर शायद स्पाइक को भी ये बात समझ में आती है कि उसके पिता किसी और लेडी के साथ क्यों थे, क्योंकि हो सकता है कि शायद यहाँ पर जेमी को भी सारी बात पता होगी। स्टिल यहाँ पर ये चीज जस्टिफाइड नहीं थी कि जेमी अपनी पत्नी के रहते किसी और के साथ ये सब कर रहा था। अब स्पाइक को जब ये बात पता चलती है तो उससे उसको काफी दुख होता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि उसकी माँ कुछ ही दिनों की मेहमान है। फिर डॉक्टर इयान कैसन स्पाइक को समझाते हैं कि बीते कई सालों में उन्होंने काफी कुछ देखा है। वो बताते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो भी आया है वो एक दिन खत्म ही होगा। कोई जल्दी चला जाता है तो कोई देर से जाता है, लेकिन जाना सबको होगा। उसको अपनी माँ के लिए इतना दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी अपने आखिरी दिनों में थी।
स्पाइक की माँ अब उसे गले लगा लेती है और कहती है कि चिंता मत करो बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर डॉक्टर इयान केसन स्पाइक की माँ को अलग जगह पर ले जाते हैं। वो उसे अपने एरो से बेहोश करके उसे खत्म कर देते हैं। बेसिकली उन्होंने उसकी माँ को यहाँ पर आसान मौत दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि स्पाइक की माँ काफी दर्द में थी। फिर थोड़ी देर के बाद में वो उसकी माँ की खोपड़ी यानी स्कल को लेकर वापस आते हैं। वो स्पाइक से कहते हैं कि इस खोपड़ी को उस जगह पर लगाओ जहाँ पर तुमको ये लगता है कि इसकी सही जगह होगी। स्पाइक उन सारी खोपड़ियों के ऊपर जहाँ पर और खोपड़ियाँ लगी होती हैं, अपनी माँ की खोपड़ी को सबसे ऊपर लगाता है। ऑब्वियसली उसकी माँ उसके लिए दुनिया थी, सबसे अव्वल थी, इसलिए उसने ऐसा किया, हाई रिस्पेक्ट दी। तभी वहाँ पर वही अल्फा ज़ॉम्बी वापस से होश में आता है, जिसे पहले बेहोश किया गया था। फिर स्पाइक और डॉक्टर इयान केसन उस इन्फेक्टेड पर्सन से बचने के लिए छुप जाते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन डॉक्टर इयान केसन को पकड़ लेता है, लेकिन स्पाइक उस ज़ॉम्बी को फिर से बेहोश कर देता है। स्पाइक की वजह से डॉक्टर की जान बच गई थी। डॉक्टर केसन फिर से स्पाइक से कहते हैं कि इस बच्चे के साथ तुम वापस अपने आइलैंड चले जाओ, नहीं तो ये बच्चा नहीं बचेगा। फिर स्पाइक निकल पड़ता है अपनी इस जर्नी पर, लेकिन वो अब अपने घर जाना नहीं चाहता था, वो जंगल के अंदर ही रहना चाहता था। वो उस बच्चे को उस आइलैंड के ही मेन गेट पर लटका देता है ताकि लोग उसको देख सकें। अब जो लोग आइलैंड के अंदर रह रहे थे वो बच्चे को देख लेते हैं। उनको ये लगता है कि ये बच्चा स्पाइक ने ही छोड़ा होगा। जब ये बात स्पाइक के पिता जेमी को पता लगती है तो वो तुरंत ही मेन लैंड की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन पानी का लेवल अब तक बढ़ चुका था, इसलिए वो क्रॉस नहीं कर पाते। उसको काफी दुख होता है, क्योंकि उसको कोई आइडिया नहीं था कि उसकी बीवी आइला और बेटे स्पाइक के साथ हुआ क्या है। फिर हम स्पाइक को देखते हैं, जो अब जंगल में अकेला बैठा हुआ था। अब वो जंगल के अंदर अकेला ही रहने वाला था। मैनलैंड के अंदर तक जाने का वो प्लान करता है। अब 28 दिन और बीत जाते हैं, लेकिन तभी कुछ ज़ॉम्बीज वहाँ पर आ रहे होते हैं। स्पाइक कुछ ज़ॉम्बीज को मार देता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे रास्ता बंद मिलता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं। उनमें से एक लड़का था जिसने काफी सारी गोल्ड की चेन पहनी हुई थी। इनफैक्ट उसके पास एक इन्वर्टेड क्रॉस भी था। ये कोई और नहीं बल्कि शुरुआत वाला लड़का जेमी क्रिस्टल्स था। जी हाँ, जिसने अपना खुद का ही एक कल्ट बना लिया है। अब ये देखकर यहाँ पर कंफ्यूजिया मत जाना, क्योंकि स्पाइक का पिता जो जेमी था वो अलग था, जबकि ये जेमी अलग था। और यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये लोग टेलीटबीज स्टाइल में थे, क्योंकि बचपन में इन्होंने वही शो देखा था, और क्योंकि उसके बाद से उन्होंने कुछ और नहीं देखा, इसलिए वही इन्होंने अपना कल्ट बना लिया। ये सब दिखने में नॉर्मल नहीं लग रहे होते। उसने तो स्पाइक को तीर चलाते हुए भी देख लिया था। स्पाइक का निशाना देखकर यहाँ पर जेमी काफी खुश था। फिर वो स्पाइक से कहता है कि तुम मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओ। इसके चलते हम ये देख पाते हैं कि जेमी के जो साथी थे वो भी काफी वियर्ड टेलीटबीज स्टाइल में थे। वो बाकी के सारे इन्फेक्टेड लोगों को आसानी से मार डालते हैं। उसके बाद में स्पाइक भी उन्हीं के साथ निकल जाता है, और इसी के साथ में ये 28 इयर्स लेटर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये एंडिंग अब एक नई शुरुआत का संकेत देती है, जहां स्पाइक एक नए कल्ट के साथ जुड़ जाता है, और ये दिखाता है कि कैसे इस पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में नई कम्युनिटीज बन रही हैं, जिसको ये लोग इस मूवी के अगले पार्ट में शो करेंगे, जो कि 2026 में रिलीज होगी, और उसमें होंगे हम सबके फेवरेट किलियन मर्फी। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना भी ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही धांसू और शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।